तो यदि 250 लोगों को नौकरी मिल चुकी थी, बाद में उसी जमीन पे जो बाकी के बच गए भू विस्थापित थे, जिनको ये कह के रोक दिया गया था कि अभी आपको वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से चूंकि अनुमति नहीं मिली है फॉरेस्ट काट के उत्खनन करने के लिए, और जब निर्णय आ जाएगा तो आपको नौकरी मिलेगा, वो उसी 250 लोगों के समतुल्य थे। मात्र इस वजह से उनको उस समय नौकरी नहीं दी गई थी। बाद में उनको ये कहा गया कि पॉलिसी वो पॉलिसी भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती थी। जब इसका परिवार लगाया गया तो माननीय तत्कालीन जो CSP है, उन्होंने परिवार का विशेष अन्वेषण किया, 9 महीने मैराथन अन्वेषण किया। 100 से भी ज़्यादा लोगों ने एफिडेविट और अपने सारे दस्तावेज दिए, जिसमें ये बात परिलक्षित हुई कि NCL ने पॉलिसियों में इतने बड़े फेरबदल किए हैं जिससे कि यहाँ का आम जनमानस जो है वो ठगा हो गया। उनकी ज़मीनों पे, उनके हकों पे बाहर के लोगों को नौकरी मिली। नियम ये भी था कि बाहर से लोगों को भर्ती कर NTPC में या NCL में, दोनों इकाइयों में नौकरी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि कैटेगरी 4 की सभी भर्तियां संभागीय समन्वय पुनर्वास समिति के माध्यम से ये नियम निर्धारित कर दिया गया था कि यहाँ 100%, 70% नहीं जो मामा जी कहते थे, 100% यहाँ के लोगों से कैटेगरी 4 की भर्तियां हो जाएंगी, उसके बाद ही बाहर से भर्तियां करी जाएंगी। लेकिन NCL ने दशकों तक यहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कोई इश्तहार ही नहीं दिया, जानकारी ही नहीं दी कि हमको नौकरी निकालना है, और चोरी छिपे बाहर से वहाँ भर्ती करके सिगरौली में लिया। 650 लोगों को लाए, जो कि अन्वेषण में यहाँ की पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश किया। इसके बाद माननीय न्यायालय ने इनके ऊपर 166, 67, 168, 420, 120B और धारा 7 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट में मामला पंजीबद्ध किया। ये पुनरीक्षण में गए, पुनरीक्षण में भी ये हार गए, नीचे आए। नीचे आने के बाद 2015 से आज तक मेरा आरोप है यहाँ के पुलिस प्रशासन से कि 2015 से आज तक NTPC के वरिष्ठ अधिकारीगण, जो सभी GM, चीफ पर्सनल मैनेजर, DGM, ऐसे रैंक के अधिकारियों को, अब हो सकता है रिटायर हो गए हो या ट्रांसफर हो गया हो, तो क्या पेंशन तो पा रहे होंगे, उनके रिकॉर्ड तो होंगे हैं NCL में। मतलब पुलिस उनको बार बार आज 8 सालों से जाके ये कहती है कि हमको नहीं मिले, हम दस्तयाब नहीं कर पाए। कोर्ट ने क्या कुछ अभी कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को जब कोर्ट में ये सारी बातें रखी गई, तो माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जो मैडम, वहाँ से आदेश है कि पुलिस अधीक्षक के माध्यम से 5 जो NCL के बड़े अधिकारीगण हैं, जो एक तरीके से न्यायालय के समक्ष नहीं आ रहे हैं, उनको पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गैर जमानती वारंट के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर 12 जनवरी 2024 तक उनको न्यायालय में पेश करने का आदेश। अरे यार एकदम नहीं। क्या कुछ जनहित याचिका आपने आपके वकील के द्वारा कोर्ट में पेश की गई, क्या कुछ आदेश हुआ है? देखिए, दिनांक 22 दिसंबर 2023 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायालय में माननीय गीतांजलि सिंह जी मजिस्ट्रेट जो हैं, उन्होंने यह निर्णय दिया है कि यहाँ के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से NCL के 5 वरिष्ठ अधिकारीगण, जो कि 2015 से वारंट होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, इस बार माननीय न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गिरफ्तारी वारंट का जो है पालन कराए जाने का निर्णय दिया है, ताकि 12 जनवरी से पहले उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके। मामला क्या था पूरा? जी, क्या जो मेरे जो वकील है श्री उपेंद्र पांडे, उन्होंने वर्ष 1988 के आसपास ज़मीन कोरबी ब्लॉक B में क्रय किया था, और क्रय करके वहाँ पे रखा था। वो अधिग्रहित हो गई थी। अधिग्रहित होने के बाद 1993 में एक पॉलिसी बनी कि जिसकी 50 डिसमिल ज़मीन जनरल कैटेगरी की है, उसको नौकरी मिलेगी। 254 लोगों को उस समय नौकरी मिली। बाकी लोगों को ये कह के कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र आने के बाद ही कटाई चालू होगी वृक्षों की और खनन का कार्य चालू होगा, तो आप लोगों को भी नौकरी मिलेगी। 2005 तक ये अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं आया। वर्ष 2000 में इसी बीच NCL ने अपने पॉलिसी में फेरबदल कर लिया और ये कहा कि 50 डिसमिल नहीं, अब अगर किसी को नौकरी मिलेगी तो 2 एकड़ सिंचित एवं 3 एकड़ असिंचित होनी चाहिए। मेरे मुवक्किल ने उस समय के तमाम लोगों ने कहा कि जो 250 लोगों को नौकरी मिली है उनको तो 50 डिसमिल की ही न्यूनतम स्तर पे मिली है, तो मैं भी तो समतुल्य हूँ। और आपने उस समय ये कह के नौकरी नहीं दी थी कि पर्यावरण मंत्रालय से पेड़ काटने का आदेश नहीं है। तो अब ये पॉलिसी जो आप बदले हैं वो भूतलक्षी प्रभाव
नहीं रखेगी। उस पॉलिसी में समय दर समय एनसीएल ने कई बदलाव किए। 2008 में पैकेज कंसेप्ट का अवधारणा लागू कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि भाई जिसकी 2 एकड़ ज़मीन होगी, अगर 50 डिसमिल लोग उसको संयुक्त रूप से खरीद करके ले लेते हैं तो 2 एकड़ मानी जाएगी और उनको नौकरी मिलेगा। इस मातहत एनसीएल के कई अधिकारी अपने ही सगे संबंधियों को तमाम लोगों से ज़मीन को क्रय करके और नौकरी मिली। यहाँ के लोगों की मजबूरी ये थी कि किसी का अगर 50 डिसमिल ज़मीन है और 2 एकड़ न पूर पा रहा है तो वो 1.5 एकड़ ज़मीन खरीदने की स्थिति में नहीं था, गरीबी थी, तो वो अपना 50 डिसमिल ज़मीन बेचना ही उचित समझा। तो एक तरीके से सदोष हानि यहाँ के लोगों को हुआ और बाहर से आकर के लोग जो है वो यहाँ के लोगों की ज़मीन खरीद करके नौकरी पा रहे थे और जो मूल किसान जो थे वो भू विस्थापित थे वो वंचित हो रहे थे। इसी तरीके संभागीय पुनर्वास समन्वय समिति से ये निर्णय था कि ट्रांसफ़र के बेस पे बाहर से कैटेगरी 4 के एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे भर्ती नहीं किए जाएंगे ट्रांसफ़र करके। उसमें भी एनसीएल ने बाहर से 650 लोगों को ट्रांसफ़र करके यहाँ बुलाया, जो कि तत्कालीन सीएसपी ने अपने जांच में पाया, लिस्ट उनके द्वारा माननीय न्यायालय में जमा की गई है। बाहर से लोगों को ऐसे बुलाए कि वहाँ भर्ती करेंगे तो हल्ला नहीं होगा, भर्ती वहाँ करेंगे यहाँ ले आएंगे, यहाँ करेंगे तो इश्तहार जारी करना पड़ेगा। और एनसीएल दशकों से यहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बिल्कुल दरकिनार करके चल रहा था। वहाँ कोई जानकारी ही नहीं दे रहा था रोजगार कार्यालय में कि हमारे यहाँ वैकेंसी है भी, यहाँ के लोगों को पता ही नहीं चलने देता था। तो इस तरीके से यहाँ के लोगों को बहुत ही छल कपट किया गया। जब अन्वेषण हो रहा था तब उन्होंने एनसीएल ने बहुत ही झूठा जानकारी पुलिस को दिया कि 2 लाख रुपए उसने खर्च किए हैं सामुदायिक विकास कार्यों में। पुलिस ने अपने जांच में पाया कि 2 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है, कुछ लाख रुपए भी नहीं खर्च किया। तो बहुत बड़ा घोटाला और यहाँ के लोगों के साथ छलकपट था। इसके लिए परिवाद पेश था, इसमें 166, 167, 68, 406, 420, 120B आईपीसी की धाराएं जो है वो अधिरूपित की गई थी। धारा 7 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट की धारा भी अधिरूपित की गई थी। इन तमाम लोगों, जिसमें पूर्व सीएमडी वीरेंद्र सिंह है, अमिताभ राय है, AR सिंह है, GN सिंह है, लल्लू सिंह है, OPN सिन्हा है, तो ये सारे के सारे जो अधिकारी हैं वो सभी के सभी DGM, GM और CMD रैंक के अधिकारी हैं। आज भी वही चीज़ लागू है। एनसीएल में अधिकारी का नाम बदल गया है लेकिन परिपाटी वही चालू। कब तक पेश करने के लिए बोला गया है इनको? 12 जनवरी तक उनको गिरफ्तार करके पेश करना है 5 अधिकारियों को। एनसीएल बाउंड्री जो है हरियाणा पूर्व एवं पश्चिम में है, वो 139 एकड़ का लीज जो है 1988-89 में नगर निगम उस समय तत्कालीन साड़ा ने थ्रू अ लीज डीड उस जमीन को ट्रांसफर किया था एनसीएल को। सो दैट इज अ लैंड ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज, नॉट अ लैंड विच इज एक्वायर्ड बाय एनसीएल। आज एनसीएल बड़े बड़े होर्डिंग्स में इसको लिख के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है कि वो जमीन एनसीएल ने अधिग्रहित की है। यदि अधिग्रहित किया है तो मैं आपके माध्यम से एनसीएल से पूछना चाह रहा हूँ कि धारा 4 की नोटिफिकेशन, गैजेट, यदि कोई कंपनसेशन दिया हो वो दे दे। जब उसने नहीं किया अधिग्रहित तो लोगों को गुमराह कर रहा है। वो अधिग्रहित भूखंड नहीं है, वो लीज के द्वारा है और लीज भी गैर कानूनी तरीके से दी गई थी, जिसको कि 5 साल के भीतर में CMD ऑफिस 1989 के बाद बना